हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट बाय एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट टीचर के साथ। ठीक है, इस चैनल में मैं आपको बताऊं, यहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑनलाइन वीडियोस मिलते हैं। किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, किसी भी क्लास की बात करें, मतलब अगर हम बुक्स की बात करें, चाहे आपका एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, या किसी भी फेमस ऑथर की बुक उठा लो आप, ठीक है, सबका फ्री सॉल्यूशन यहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, चलें तो आज मैं शुरू करने वाला हूं आपके 12th फिजिक्स का वेव ऑप्टिक्स का क्विक रिवीजन पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो शुरू करें। पोलराइजेशन ऑफ लाइट बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनते हैं तो इंपॉर्टेंट है अपने लिए ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सुनना ध्यान से आप लोग यहां पर, व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन तो ठीक है, द फिनोमिना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ये तो ठीक है, हमने इसको बोल दिया, इंग्लिश में डेफिनेशन बोल दिया हमने। ठीक है, कि लाइट के वाइब्रेशन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट करना है, मतलब वाइब्रेशन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, उस फिनोमिना को कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट को पोलराइज कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि तुम एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट हो। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना, अनपोलराइज लाइट की अगर हम बात करें तो होता कैसा है वो। ठीक है, मेरी बात को सुनो ध्यान से। किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट निकलती है, जब लाइट वेव निकलती है, तो आपको पता है ना कि वहां पर वाइब्रेशन होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मान लो आपका जो लाइट वेव है उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऐसा है, इसको तुम एक्स एक्सिस मान लो। ठीक है, तो वहां पर जो वाइब्रेशन होगा वो इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, कैसे देखो, ये आपका वाइब्रेशन कैसा होगा, अगर प्रोपगेशन ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो सकता है वाइब्रेशन, ऐसा हो सकता है वाइब्रेशन। ठीक है, ऐसा हो सकता है वाइब्रेशन। मतलब मैंने क्या बोला आपसे कि अगर प्रोपगेशन एक्स के अलोंग मान लेते हैं वेव का, लाइट वेव का, तो वाइब्रेशन होगा उस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। मतलब वहां पर जो वाइजेड प्लेन होगा, उस वाइजेड प्लेन पे सारे वाइब्रेशंस होंगे। आपको पता है ना, वाइजेड प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, इस आपके एक्स एक्सिस के, है कि नहीं। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखो, ये आपका है एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना, ये होगा आपका वाई एक्सिस, मानते हो, ये होगा आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये होगा आपका जेड एक्सिस। ठीक है, अब यहां पर जो वाइब्रेशन है वो कैसा हो सकता है, देखो, वाइब्रेशन ऐसा होगा। ठीक है, तो ये भी इसके परपेंडिकुलर होगा। वाइब्रेशन ऐसा भी हो सकता है, वाइब्रेशन ऐसा भी हो सकता है। मतलब यहां पर बहुत सारे डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, लेकिन वो सारे वाइब्रेशन इस वेव मोशन के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। तो यहां पर मैंने यही शो किया हुआ है। ठीक है, यहां पर वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सारे वाइब्रेशन उस प्रोपगेशन के तो परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर वाइब्रेशन, अगर आपका वेव मोशन एक्स के अलोंग है तो सारे वाइब्रेशन वाइजेड प्लेन पे होंगे, है कि नहीं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, इसको और सिंपल करने के लिए हम लोगों ने कुछ एज्यूम किया। क्या किया हमने, ध्यान देना। तुम ये बताओ, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जितने भी वाइब्रेशन थे, मान लो ऐसा वाला वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन वाईजेड प्लेन पे है, तो आप बताओ इस वाइब्रेशन का वाई कंपोनेंट भी होगा, है कि नहीं, और जेड कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, और जो वाइब्रेशन ऑलरेडी जेड के लॉन्ग है
तो उसका कंपोनेंट तो z के लॉन्ग ही रहेगा, और जो वाइब्रेशन y के लॉन्ग है वो उसका कंपोनेंट y के लॉन्ग ही रहेगा, है कि नहीं? इसका मतलब जितने भी वाइब्रेशन होंगे उस yz प्लेन पे सबका कंपोनेंट्स हम y के अलोंग और z के अलोंग रिजॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं? मतलब हम यह मान सकते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट में जो वाइब्रेशंस हैं वो y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग हैं, है कि नहीं? तो यहां पर मैंने सिंपल दिखाने के लिए ये देखो ध्यान से, ये जो आपका x है ये शो कर रहा है वाइब्रेशन को, मतलब ये शो कर रहा है प्रोपोगेशन ऑफ वेव को x एक्सिस, और ये देखो ये वाला वाइब्रेशन है y के लॉन्ग, और ये जो डॉट बना हुआ है डॉट, ये जो आपका डॉट बना हुआ है यहां पर, ये क्या शो कर रहा है? वाइब्रेशन अलोंग z एक्सिस, है कि नहीं? यहां भी देखें ये डॉट बना हुआ है, ये शो कर रहा है वाइब्रेशन अलोंग z एक्सिस, और ये वाला शो कर रहा है अलोंग y एक्सिस, ये वाला शो कर रहा है z एक्सिस, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर डॉट जो है, डॉट ये शो कर रहा है वाइब्रेशन अलोंग z एक्सिस, ठीक है, और यहां पर जो एरो है, ये एरो, दिस एरो शोज वाइब्रेशन अलोंग y एक्सिस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप बताओ, ये जो मैंने वाइब्रेशन को, जो अनपोलराइज्ड लाइट था, ठीक है, उसमें जो वाइब्रेशंस थे सारे, वो सारे yz प्लेन पे होंगे, है कि नहीं? क्योंकि मैंने कहा था सारे वाइब्रेशन x के परपेंडिकुलर होंगे, तो x के परपेंडिकुलर मतलब yz प्लेन पे होंगे, तो सारे वाइब्रेशन का y कंपोनेंट भी होगा और z कंपोनेंट भी होगा, तो मैंने सारे वाइब्रेशन को y और z के लॉन्ग रिजॉल्व कर दिया। तो अब अनपोलराइज्ड लाइट में हम ये मान सकते हैं ना कि वाइब्रेशन z के लॉन्ग है और y के लॉन्ग है कि नहीं? तो ये हो गया आपका अनपोलराइज्ड लाइट। अब मुझे इस लाइट को पोलराइज करना है, ठीक है? पोलराइज करने का मतलब यह होता है कि वाइब्रेशन को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट करना है, मतलब वाइब्रेशन या तो सिर्फ y के लॉन्ग हो जाए या फिर ओनली z के लॉन्ग हो जाए, है कि नहीं? मुझे किसी एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करना है, तो हम कहेंगे लाइट क्या हो जाएगी? पोलराइज्ड। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे करते हैं। चलो ध्यान देना आप लोग। ये देखें, यहां पर इस डायग्राम पे कंसंट्रेट करें आप लोग, ठीक है? ये जो आपको दिख रहा है ना हेक्सागन शेप में आपका, ये इसे कहते हैं पोलराइजर, ठीक है? ये होता है पोलराइजर, मतलब ये पोलराइज करने वाला है लाइट को। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये आपका है पोलराइजर, ये है अनपोलराइज लाइट। देखो आप ध्यान से, यहां पर वाइब्रेशन है y के लॉन्ग भी और z के लॉन्ग भी, यहां पर ये एरो भी है, डॉट भी है, ठीक है? तो ये अनपोलराइज लाइट है। ये जब फॉल होगा इस पोलराइजर के ऊपर, तो सुनना ध्यान से, यहां पर ये है कटिंग, पोलराइजर में एक यहां पर कटिंग है, यहां पर, ठीक है? कटिंग मतलब एक यहां पर आपको एक पास एक्सिस दिया गया है, पास एक्सिस, ठीक है? अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, क्या कहानी है। ये पोलराइजर है, यहां पर आप एक कटिंग इमेजिन कर लो, ठीक है? मतलब एक एक्सिस है जो कि पास एक्सिस है। अब बताओ, जरा सोचना, दिमाग लगाना। ये देखो, यहां पर अनपोलराइज लाइट आ रही है, ठीक है? इसमें वाइब्रेशन y के लॉन्ग भी है और z के लॉन्ग भी है, ठीक है? अब जरा सोचो, यहां पर जो ट्रांसमिशन एक्सिस है, ट्रांसमिशन एक्सिस, वो आपका y के लॉन्ग है कि नहीं? ठीक है? तो जैसे ये अनपोलराइज लाइट इस पे फॉल होगा, तो सिर्फ y के लॉन्ग जो वाइब्रेशन है
वही अंदर जाएगा ना, सिर्फ, है कि नहीं? जो Z के लॉन्ग वाइब्रेशन है वो वहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो आप बताओ, जो आउटपुट मिलेगा अपन को लाइट का, उसमें वाइब्रेशन सिर्फ Y वाला एग्जिस्ट करेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये जो आपकी लाइट मिली है, ठीक है, आफ्टर पासिंग दिस पोलराइजर, ये पोलराइज्ड हो गई है ना, क्योंकि यहां पर मैंने सिर्फ एक ही डायरेक्शन का वाइब्रेशन आउटपुट में लिया है मैंने, है कि नहीं? तो यहां देखो ध्यान से, जो आउटपुट मिला आपको उसमें सिर्फ एरो है ना, इसमें डॉट नहीं है, मतलब Z के लॉन्ग वाला वाइब्रेशन यही रुक गया, सिर्फ Y के लॉन्ग वाला वाइब्रेशन आउटपुट में मिला अपन को। तो ऐसे लाइट को हम कहते हैं पोलराइज लाइट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? पोलराइज लाइट। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर कुछ प्लेन्स हैं, ठीक है, वो ध्यान दो। ये आपको दिख रहा है ABCD, ठीक है, इस ABCD प्लेन पे आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना वाइब्रेशन को, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? इस प्लेन को क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो ये हो गया आपका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, है कि नहीं? और इस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर अगर जो प्लेन होगा, ठीक है, इस पे, इस वाले प्लेन पे लाइट पोलराइज हुई है कि नहीं? तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का मतलब क्या, सॉरी, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या? जिस प्लेन पे वाइब्रेशन रेस्ट्रिक्ट कर दिया तुमने और उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऐसे हम लाइट को क्या करते हैं? पोलराइज करते हैं। ठीक है, मतलब किसी एक डायरेक्शन वाले वाइब्रेशन को आउटपुट में लेना होता है अपन को। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर देखो, अगर तुमने लाइट को पोलराइज किया है, मतलब तुमने सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाले वाइब्रेशन को तुमने पास करने दिया है, बाकी सारे डायरेक्शन वाले वाइब्रेशन को तुमने रोक दिया है कि नहीं? दैट मींस ऑब्वियस ही बात है, जो पोलराइज लाइट होगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी ना अनपोलराइज लाइट से, है कि नहीं? तो हम कहते हैं जो पोलराइज लाइट होती है, ठीक है, आइडियली उसकी इंटेंसिटी हाफ होती है किसके? पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी से, है कि नहीं? ऑब्वियस ही बात है, सारे वाइब्रेशंस यहां पर ट्रांसमिट नहीं हुए हैं, ठीक है, तो यहां पर जो लाइट पहुंचेगी आउटपुट में उसका इंटेंसिटी कम होगा, यार ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो हम कहते हैं हाफ होती है, ठीक है, इंटेंसिटी एज कंपेयर टू अनपोलराइज्ड लाइट आइडियली। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें, तो ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है जो मैंने अभी कहा। अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने क्या बोला आपसे, सुनो, ये आपका क्या है? पोलराइजर है, ठीक है, ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, इससे पास हुआ तो यहां पर अपन को पोलराइज्ड लाइट मिल गई। ठीक है भाई, मिल गई, मतलब यहां पर जो लाइट मिली है उसमें वाइब्रेशन एक ही एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, मतलब अपन ये कह रहे हैं ना कि यहां पर अपन को पोलराइज्ड लाइट मिल गई है। क्या दिखती है क्या आपको वो लाइट कि वो पोलराइज्ड है? नहीं ना। तो हम कैसे श्योर हो जाएं कि यहां जो लाइट मिली है वो पोलराइज्ड है कि नहीं? ठीक है, तो उसके लिए हमें उसको एनालाइज करना होगा कि ये वाकई यहां से अपन को पोलराइज्ड लाइट मिला है कि नहीं मिला है, उसको एनालाइज करना होगा। ठीक है, मतलब अब यहां पर यूज होगा एनालाइजर आफ्टर दिस पोलराइजर। तो अब सुनना ध्यान से, कहानी क्या है, ठीक है, ध्यान देना बिल्कुल आप लोग। यहां पर ये देखें, एनालाइजिंग ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनना। यहां पर ये देखो, ये जो आपको यहां पर दिख रहा है T1, इसको पोलराइजर बोल रहे हैं, और ये T2 क्या है? एनालाइजर है। ठीक है, अब ध्यान दो आप लोग, यहां पर तुम बताओ, ये क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट। जब इस पोलराइजर से पास होगा
तो इसमें आप देखो पास एक्सिस कैसा है, y के लॉन्ग पास एक्सिस है। यहां पर देखो बहुत सारे लाइन दिख रहे हैं आपको, तो यहां पर पास एक्सिस क्या है, y के लॉन्ग है। तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो y के लॉन्ग है, तो सिर्फ y के अलोंग वाले वाइब्रेशन को बाहर आने देगा। मतलब आउटपुट में अपन को क्या मिल रहा है, पोलराइज्ड। अब जरा सोचो, इसी के बाद अगर मैं एक और पोलराइजर रखता हूं, लेकिन अब इसका रोल एनालाइजर का होगा, मटेरियल सेम है लेकिन अब इसका नाम होगा एनालाइजर। सुनना ध्यान से। अब जरा बताओ, अगर मैंने इस एनालाइजर को इस पोलराइजर के पैरेलल रखा है कि नहीं, मतलब इसका जो ट्रांसमिशन एक्सिस है और इसका जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो अगर दोनों y के लॉन्ग हैं, तो जो लाइट यहां से निकली है वही लाइट यहां से निकलेगी ना, ऑब्वियस ही बात है निकलेगी। अब जरा सोचो, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, यहां पर देखो, देखो ये आपका है मान लो पोलराइजर, ये आपका एनालाइजर, ठीक। अब यहां पर जो लाइट यहां से निकलेगी पोलराइज्ड, वही लाइट यहां से निकलेगी, बिकॉज दोनों का ट्रांसमिशन एक्सिस क्या है, एकदम पैरेलल है, ठीक है। अब जरा सोचो, मैं एनालाइजर को रोटेट कर रहा हूं, मतलब इसका ट्रांसमिशन एक्सिस भी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो जरा दिमाग लगाओ, अगर मैं रोटेट करूंगा तो अब y के अलोंग वाला जो वाइब्रेशन यहां पर मिला था उसका कंपोनेंट पास होगा ना इसमें से, है कि नहीं। मान लो यहां पर एंप्लीट्यूड a है, ठीक है, तो उस a का एक कंपोनेंट होगा ना, वो पास होगा इसमें से, है कि नहीं। मतलब पूरा एंप्लीट्यूड इसमें से पास नहीं होगा, मतलब इसके अंदर से पास होने वाला एंप्लीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज होगा, भाई उसका कंपोनेंट पास होगा, तो ऑब्वियस ही बात है उसका जो कंपोनेंट होगा वो कम होगा ना यार, है कि नहीं, ठीक है। तो अब बताओ, एंप्लीट्यूड यहां पर कम होने लगेगा और एंप्लीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंप्लीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी। मतलब अभी आप ये मान ले कि एंप्लीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा इंटेंसिटी डायरेक्टली। तो सुनो, जब तुम इसको रोटेट करना शुरू करोगे, ठीक है, तो यहां पर उस एंप्लीट्यूड का एक कंपोनेंट पास होगा, मतलब एंप्लीट्यूड डिक्रीजेस देयरफॉर इंटेंसिटी डिक्रीजेस। मतलब इसको रोटेट करने से अगर लाइट की इंटेंसिटी यहां पर आफ्टर एनालाइजर कम हो रही है, ठीक है, और जैसे जैसे आपने इसको रोटेट किया और 90 डिग्री पे कर दिया, मतलब 90 डिग्री करने के बाद इसका कोई भी कंपोनेंट इसमें से पास नहीं होना चाहिए। अगर ये वाकई पोलराइज है तो, ये अगर वाकई पोलराइज्ड है तो अगर मैं इसको रोटेट कर दूं कितने से, 90 डिग्री से, तो क्या वो y के लॉन्ग वाला जो इसके आउटपुट में था वो इसमें से पास होगा क्या, नहीं। मतलब यहां पर इंटेंसिटी कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। मतलब अगर इस पोलराइजर ने लाइट को पोलराइज किया है, ठीक है, उस केस में एनालाइजर अगर 90 डिग्री से रोटेट होगा तो इंटेंसिटी डिक्रीज होके 0 हो जाना चाहिए यहां पर। अगर ऐसा हुआ मतलब इसके आउटपुट में पोलराइज लाइट है कि नहीं। देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर अभी अगर ये पैरेलल है तो जो लाइट यहां से मिली है वही लाइट यहां से मिलेगी, सेम इंटेंसिटी। लेकिन जैसे इसको रोटेट करना शुरू करेंगे यहां का इंटेंसिटी कम हो जाना चाहिए, ठीक है, अगर ये पोलराइज है तो। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे ही रोटेट किया 90 डिग्री से, दिस आप देख सकते हैं यहां पर ये वाला पास एक्सिस मतलब ट्रांसमिशन एक्सिस और इसका ट्रांसमिशन एक्सिस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। देखो ये लाइंस देखो, तो इस केस में कोई भी लाइट नहीं आ रही है, मतलब इसको भी उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया यहां पर, मतलब वाकई में यहां पर पोलराइज लाइट थी, है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एनालाइज करते हैं पोलराइज लाइट को। इज इट क्लियर। मतलब अगर यहां पर पोलराइज लाइट नहीं होती ना तो रोटेशन से इंटेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ता वहां पर,
है कि नहीं? लेकिन क्योंकि पोलराइज थी, मतलब y के अलॉन्ग सिर्फ वाइब्रेशन था, ठीक है, तो रोटेट करने से ऑब्वियस ही बात है, अगर 90 डिग्री पे रोटेट करोगे तो ये वाले वाइब्रेशन को भी रोक देगा, और अगर सिर्फ यही वाइब्रेशन होगा तभी तो यहां पर कोई लाइट नहीं मिली होगी, मतलब ये वाला पोलराइज लाइट है। तो ऐसे एनालाइज करते हैं हम लोग पोलराइज लाइट को। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी एनालाइजिंग ऑफ पोलराइज लाइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, देखना ध्यान से। चलें, अब हम बात करेंगे एक लॉ की, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मैलस। ठीक है, क्या कहता है इस लॉ में, पहले अपन इसको पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैलस, व्हेन अ बीम ऑफ कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनालाइजर, ठीक है, जब कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब पोलराइज लाइट एनालाइजर पे फॉल होगी, इंसिडेंट होगी, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एनालाइजर varies directly as square of the cosine of angle between plane of transmission of analyzer and polarizer। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से यहां पर, ठीक है, हमने स्टेटमेंट तो पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन मेरी बात को सुनना ध्यान से, और ये ऑब्वियस भी है थोड़ा सा, ठीक है, सुनना ध्यान से आप लोग। देखें, आप ये बताओ, मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये आपका पोलराइजर है, ये आपका एनालाइजर है, ठीक है, पोलराइजर ने क्या किया, लाइट को पोलराइज कर दिया। अब यहां पर जो लाइट है आफ्टर पोलराइजर वो क्या है, पोलराइज लाइट है, ठीक है, ये पोलराइज लाइट है, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी आप आई नॉट मान लो, क्या मान लो, आई नॉट। मैंने आई नॉट कहा इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट, मतलब आफ्टर पोलराइजर, ठीक। अब यहां पर ये जो आपके आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट है, पोलराइज लाइट की, जब ये एनालाइजर पे फॉल होगी, ठीक है, और एनालाइजर के बाद जो आउटपुट में मिलेगा आपको लाइट, उसकी इंटेंसिटी, उसको बोला गया आई। ये आई नॉट इंटेंसिटी, ये आई इंटेंसिटी, तो ये जो आउटपुट इंटेंसिटी है आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टू स्क्वायर ऑफ cosine of angle between transmission axis of polarizer and analyzer। सुनो, इस केस में देखो, पोलराइजर और एनालाइजर दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, तो इसका ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसा होगा ना, और इसका ट्रांसमिशन एक्सिस भी ऐसा होगा, ठीक है, मतलब दोनों के ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, है कि नहीं। तो इस केस में जो इंटेंसिटी पोलराइजर के बाद आई है, वही इंटेंसिटी एनालाइजर के बाद भी आएगी ना, मतलब पूरा का पूरा ये पोलराइज लाइट इसके अंदर से भी पास हो जाएगा और आई नॉट मिल जाएगा। बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब बताओ, जब तुम इस पोलराइजर को, सॉरी एनालाइजर को रोटेट करते हो, क्या करते हो, रोटेट करते हो, तो आप बताओ इंटेंसिटी आफ्टर एनालाइजर कम होती है ना, है कि नहीं। तो वो किस प्रोपोर्शन में कम होगी, स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। अब जरा दिमाग लगाना, ठीक है, ये देखो, ये है ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर, ये है ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर। तुम समझ पा रहे हो, ट्रांसमिशन एक्सिस का मतलब, ट्रांसमिशन प्लेन का मतलब, देखो ये आपका क्या है, पोलराइजर है, लाइट ट्रांसमिट तो इससे हो रही है ना, इससे, यहां पर एक कटिंग इमेजिन कर लो, तो आप बताओ ट्रांसमिशन प्लेन ऐसा होगा ना, ऐसा, ये होगा आपका ट्रांसमिशन प्लेन, ऐसा वाला, है कि नहीं, ठीक है। और यहां पर भी इससे पास हो रही है, मतलब इसका भी ट्रांसमिशन प्लेन ऐसा ही होगा, है कि नहीं। जिस प्लेन के अलोंग वो पास हो रही है कॉल्ड एज ट्रांसमिशन प्लेन, ठीक है। आप बताओ, जब पोलराइजर और एनालाइजर दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो उनका ट्रांसमिशन एक्सिस भी पैरेलल होगा, मतलब एंगल 0 डिग्री है, और एंगल 0 डिग्री है, दैट मींस
जो इंटेंसिटी पोलराइजर से के बाद है वही एनालाइजर के बाद भी होगी। मतलब आई नॉट है पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी, तो एनालाइजर के बाद भी कितनी होगी? आई नॉट होगी। ठीक है, मतलब आई इक्वल टू आई नॉट। ठीक है, अब देखो यहां पर ये ट्रांसमिशन एक्सिस थे उनके पहले। अब ध्यान देना, अब अगर मैं इस एनालाइजर को रोटेट करता हूं तो आप बताओ, अब यहां पर ट्रांसमिशन एक्सिस पोलराइजर का और एनालाइजर का के बीच का एंगल आपका 0 डिग्री से ज्यादा हो गया है ना? ठीक है, मान लो इस केस में एंगल कितना हो गया है? 60 डिग्री हो गया है कि नहीं? तो अब बताओ, पूरा का पूरा जो पोलराइज लाइट है वो इस एनालाइजर से पास नहीं होगा, उसका एक कंपोनेंट पास होगा, है कि नहीं? तो आप बताओ, यहां पर अगर एंगल इंक्रीज हो गया है तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है ना? और तुम बताओ, कॉस के साथ अगर हम बात करें, एंगल उसका बढ़ता है तो वैल्यू कम होती है ना उसकी, है कि नहीं? तो आप बताओ, थीटा अगर आपका 60 डिग्री हो गया तो लाइट की इंटेंसिटी कम होगी ना आफ्टर एनालाइजर। अगर मैंने ऐसा कर दिया, मतलब दोनों का ट्रांसमिशन एक्सिस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उस केस में कोई भी लाइट एनालाइजर के बाद नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर एंगल 90 डिग्री है एंड cos 90 इज 0, है कि नहीं? तो सिंपल ध्यान रखना आप लोग कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर एनालाइजर is directly proportional to square of cos of angle between transmission plane of polarizer and analyzer, है कि नहीं? ठीक है, मतलब दोनों का ट्रांसमिशन एक्सिस या ट्रांसमिशन प्लेन अगर आपस में पैरेलल हैं तो एंगल 0 डिग्री, मतलब सेम इंटेंसिटी आपको एनालाइजर के बाद भी मिलेगी, है कि नहीं? ठीक है, एंड अगर वहां पर दोनों के प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब जो इंटेंसिटी है आफ्टर एनालाइजर वो 0 हो जाएगी, है कि नहीं? तो यहां पर देखिए ध्यान से आप लोग, मैंने कहा इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा कॉल्ड एज आई नॉट। आई नॉट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ आफ्टर पोलराइजर, मतलब जो पोलराइज लाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी है? आई नॉट है कि नहीं? तो यहां पर I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? तो देखो यहां पर ध्यान से, अगर मैं थीटा रखता हूं 0 डिग्री तो साफ समझ में आ रहा है I इज इक्वल टू कितना होगा? आई नॉट। ठीक है, वहीं अगर मैं थीटा रखता हूं 90 डिग्री, मतलब दोनों के ट्रांसमिशन प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उस केस में I की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, है कि नहीं? ठीक है, तो ये था कहानी आपका लॉ ऑफ मैलस का। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें अब हम आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलें अब यहां पर हम बात करेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय स्कैटरिंग, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट से भी लाइट को पोलराइज किया जा सकता है। ठीक है, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से कि स्कैटरिंग से लाइट कैसे पोलराइज होती है। आपको यह तो पता होगा कि जब भी कोई लाइट किसी पार्टिकल पे हिट होती है तो उसकी स्कैटरिंग होती है। ठीक है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट डन बाय द पार्टिकल्स हुज साइज इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, है कि नहीं? ठीक है, अब मेरी बात को सुनना, ये देखो, ये आपका है अनपोलराइज लाइट, है कि नहीं? ये मान लिया मैंने कि वो Z के अलोंग प्रोपोगेशन कर रहा है। ठीक है, मतलब अनपोलराइज लाइट का जो प्रोपोगेशन है वो Z के अलोंग है। ठीक है, ये है आपका पार्टिकल जहां से स्कैटरिंग हो रही है, तो ये जो पॉइंट O है ये आपका पार्टिकल है। इज इट क्लियर? अब सुनो ध्यान से, कौन सी स्कैटर्ड लाइट पोलराइज कहलाएगी वो ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर आप स्कैटर्ड लाइट को परपेंडिकुलरली देखते हो टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, मेरी बात को सुनना ध्यान से, जैसे मान लो
ये आपका है इंसिडेंट लाइट, अनपोलराइज लाइट का। अगर आप परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट, मतलब अगर आप ऑब्जर्विंग करते हो एक्स के अलोंग, ठीक है, तो एक्स के अलोंग जो लाइट आएगी वो होगी आपकी पोलराइज लाइट, है कि नहीं? मैंने कहा वो स्कैटर्ड लाइट आपकी पोलराइज कहलाएगी जो इस इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर हों, है कि नहीं? ठीक है, मेरी बात को सुनना ध्यान से। ये इंसिडेंट लाइट है ये, ठीक है। अगर आप इसको, इसके स्कैटर्ड लाइट को परपेंडिकुलरली ऑब्जर्व कर रहे हो, है कि नहीं? किसके परपेंडिकुलर? इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर। तो जो स्कैटर्ड लाइट उस इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर है वो स्कैटर्ड लाइट पोलराइज कहलाएंगी, है कि नहीं? तो यहां पर देखो Z के अलोंग है आपका अनपोलराइज लाइट, तो स्कैटर्ड लाइट तो हर डायरेक्शन में होगा, लेकिन कौन सी स्कैटर्ड लाइट पोलराइज कहलाएंगी? जो आपका इस इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर हो। मतलब अगर आप एक्स के अलोंग देखते हो, देखो एक्स के अलोंग देख रहा है तो स्कैटर्ड लाइट उसको पोलराइज दिखेंगी, है कि नहीं? अगर कोई वाई के अलोंग देखेगा, भाई ये वाई भी क्या है? जेड के परपेंडिकुलर, तो वाई के अलोंग जो आपकी स्कैटर्ड लाइट होंगी वो भी क्या होंगी? पोलराइज्ड होंगी, है कि नहीं? अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। जब ये ऑब्जर्वर एक्स के अलोंग दिखेगा तो जो पोलराइज लाइट होगी उसमें वाइब्रेशन किसके अलोंग रहेगी? सुनना ध्यान से। ये देखो, ये आपका इंसिडेंट लाइट अनपोलराइज्ड है, मैं देख रहा हूं एक्स के अलोंग, है कि नहीं? ठीक है, अब बताओ कौन सा वाइब्रेशन वो देखेगा पोलराइज लाइट में? तो वाइब्रेशन अलोंग दी वाई एक्सिस, है कि नहीं? देखो ये जो आपका वाइब्रेशन देख रहा है ये वाई के पैरेलल है कि नहीं? देखो, मतलब व्हेन वी सी स्कैटर्ड लाइट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, देन वाइब्रेशन अलोंग वाई एक्सिस इज विजिबल टू अस नाउ, है कि नहीं? ठीक है, वहीं अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग देखते हो तो जो उसमें स्कैटर्ड लाइट है उसमें वाइब्रेशन किसके पैरेलल होगी? एक्स के पैरेलल होगी, देखो, है कि नहीं? ठीक है, तो बस मैं कंक्लूड करता हूं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से लाइट पोलराइज्ड होती है, लेकिन कौन सी स्कैटर्ड लाइट पोलराइज होती है? जो स्कैटर्ड लाइट उस इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर हो। मतलब Z के अलोंग अगर आपका इंसिडेंट लाइट है तो Y के अलोंग वाला स्कैटर्ड लाइट और X के अलोंग वाला आपका स्कैटर्ड लाइट दोनों क्या होंगी? पोलराइज्ड होंगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। नाउ अब हम बात करेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनना। यहां पर देखो, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, मेरी बात को सुनना ध्यान से। मेरे पास एक इंटरफेस है, ठीक है, बिटवीन एयर एंड अदर मीडियम। ठीक है, इंटरफेस है। अगर इस इंटरफेस पे लाइट फॉल होती है, अनपोलराइज लाइट अगर फॉल होती है अलोंग नॉर्मल, मतलब 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस पर अगर इंसिडेंट होती है, तो जो आपका रिफ्लेक्टेड होगा वो पोलराइज्ड नहीं होगी। मतलब अलोंग नॉर्मल और अलोंग इंटरफेस, मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा या जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 90 डिग्री होगा, उस केस में जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो अनपोलराइज्ड ही रहेगी। लेकिन अगर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उस केस में जो रिफ्लेक्टेड वाली लाइट है वो पोलराइज्ड होती है टू सम डिग्री। टू सम डिग्री का मतलब क्या? मेरी बात को सुनो ध्यान से। अगर मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है कि नहीं, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो मोस्टली पोलराइज्ड होगी, थोड़ा बहुत वो अनपोलराइज्ड होगी, है कि नहीं? मतलब मैंने कहा कि 0 और 90 के बीच में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड होंगी टू सम डिग्री।
मतलब किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हो सकता है कि ज्यादा पोलराइज्ड हो रिफ्लेक्टेड लाइट, किसी में कम पोलराइज्ड हो। तो ऐसा कौन सा एंगल होगा इंसिडेंस का जिसमें हम कहेंगे कि रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड है? ठीक है, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें आपका रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड रहता है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड एज ब्रेविस्टर एंगल। ठीक है, अभी हम इसके बाद देखने वाले हैं ब्रेविस्टर लॉ, तो वहां बात करेंगे, लेकिन मेरी बात को सुनना। ठीक है, यह बहुत काम की बात है। मैंने कहा आपसे कि कौन सा ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड होगी कंप्लीटली, तो वो एंगल होता है आपका ब्रेविस्टर एंगल। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं आई पी से। देखो, अगर इस एंगल पे आपका अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होगा तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होंगी वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होंगी, है कि नहीं? ठीक है, चलें अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। ये कैसे निकाला जाता है आपका ये ब्रेविस्टर एंगल, ये अपन अभी आगे देखेंगे लॉ में। ठीक है, अभी बस यहां पर ध्यान देना आप लोग। कैसे बोल रहा हूं मैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज्ड है? सुनना ध्यान से आप लोग। ये देखो, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, इसमें वाइब्रेशन कैसा है? ये आपका ऐसा वाइब्रेशन है और अंदर की तरफ भी वाइब्रेशन है। मतलब इसमें देखा जाए तो वाइब्रेशन सरफेस के अलोंग है और सरफेस के परपेंडिकुलर है। बोलो हाँ है ना? ठीक है, तो ये रहा सरफेस, सरफेस के अलोंग वाइब्रेशन है और सरफेस के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है इसमें। ठीक है, अब बताओ, जब ये फॉल होगा इस इंटरफेस पे, ठीक है, तो ध्यान देना, जो वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन था, इसे कौन सा प्लेन बोलते हैं? प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो जो वाइब्रेशन उस प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर था, ये डॉट वाला, वो वाइब्रेशन इस इंटरफेस पे ऐसे ही फॉल होगा ना, ऐसे फॉल होगा। देखो, ये वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इस आपके इंटरफेस पे ऐसे फॉल होगा और ऐसे फॉल होगा, तो इसका वाइब्रेशन डिस्टर्ब नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्ट एज इट इज हो जाएगा ना। इसका मतलब जो वाइब्रेशन उस प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर है, डॉट वाला, वही आपको रिफ्लेक्टेड वाली लाइट में मिलेगा सिर्फ, है कि नहीं? और जो वाइब्रेशन यहां पर इस सरफेस के अलोंग है, मतलब प्लेन ऑफ इंसिडेंस के अलोंग है, वो वाला आपका रिफ्रैक्ट हो जाएगा, है कि नहीं? देखो, ये वाला वाइब्रेशन जब ये हिट होगा तो ये रिफ्रैक्ट होगा, अंदर चला जाता है ये, ठीक है कि नहीं है? अब बताओ, मेरी बात को सुनना ध्यान से। जब ये वाला वाइब्रेशन इस इंटरफेस को हिट करेगा तो एक एंगल पे हिट करेगा, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, है कि नहीं? along y axis and along z axis। इसका मतलब ये जो वाइब्रेशन हिट हुआ है, ठीक है, वो जब रिफ्रैक्ट होगा तो यहां पर फिर से आपको दो कंपोनेंट दिखेंगे, along y along z। मतलब जो आपका रिफ्रैक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड नहीं होगी, इसे हम कहते हैं पार्शियली पोलराइज्ड। हल्का फुल्का अगर हो गया पोलराइज तो हो गया, है कि नहीं? लेकिन जो रिफ्लेक्टेड वाला लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही टाइप का वाइब्रेशन एग्जिस्ट करेगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस, है कि नहीं? ठीक है, चलें अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 और 90, रिफ्लेक्टेड बीम रिमेन अनपोलराइज्ड। बोला मैंने, आपसे पहले ही बोला था मैंने, ठीक है। अगर 0 और 90 के बीच में है तो रिफ्लेक्टेड बीम इज पोलराइज्ड टू वैरिंग डिग्री, मतलब कहीं पर ज्यादा होगा पोलराइज, कहीं पे कम होगा पोलराइज, ठीक है। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एक पर्टिकुलर एंगल है कॉल्ड एज ब्रेविस्टर एंगल, आईपी, ठीक है,
उस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्लेक्टेड वाला लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा। ठीक है, और उस पोलराइज्ड लाइट में, मतलब उस रिफ्लेक्टेड लाइट में जो वाइब्रेशंस रहेंगे वो कौन से वाइब्रेशन रहेंगे? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस वाले, मतलब डॉट वाले। ठीक है कि नहीं है? तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किया है, देखो। एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड is called as polarizing angle, called as Brewster angle, है कि नहीं? Value of IP, अब सुनना ध्यान से, value of IP depends on wavelength of light used apart from material of reflecting surface। ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पे रिफ्लेक्टेड वाला लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक तो वेवलेंथ ऑफ लाइट पर और दूसरा किस सरफेस पे हिट कर रहा है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, मतलब उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। वो अभी हम देखेंगे लॉ में। ठीक है, 2 मिनट के बाद ही बस। ठीक है, चलो नाउ फिर मैंने कहा रिफ्लेक्टेड लाइट कंटेन्स वाइब्रेशन ऑफ लाइट दैट इज इलेक्ट्रिक वेक्टर, मतलब जो वाइब्रेशंस होती है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है वो। ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस, मतलब कौन सा वाइब्रेशन रिफ्लेक्टेड वाली लाइट में होता है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस, डॉट वाला मैंने कहा था ना, ये चीज है, इसको याद भी रखना आप लोग। ठीक है, कि रिफ्लेक्टेड वाली लाइट में कौन सा वाइब्रेशन प्रेजेंट रहता है? तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर वाला वाइब्रेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे एक लॉ की, ठीक है, कॉल्ड एज ब्रेवेस्टर लॉ। यहां से हमें क्या मिलता है मालूम? यहां से हमें क्या मिलता है? जो मैंने कहा ना कि एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है, जिसमें लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालोगे? ठीक है, तो उसके लिए एक लॉ देखना है कॉल्ड एज ब्रेवेस्टर लॉ। चलो देखते हैं ब्रेवेस्टर लॉ क्या कहता है। एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसका हम लोग। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when unpolarized light is incident at polarizing angle IP on an interface separating air from a medium of refractive index n, then the reflected light is fully polarized। ठीक है, that is perpendicular to plane of incidence, obvious ही बात है, provided n is equal to tan IP। ठीक है, मतलब जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका टैन इनवर्स करोगे तो जो आपको एंगल मिलेगा उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपका रिफ्लेक्टेड वाला लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा, है कि नहीं? जैसे मान लो किसी ने कहा कि जो आपकी रे ऑफ लाइट है, मतलब जो लाइट है अनपोलराइज्ड, ठीक है, वो ग्लास इंटरफेस पे, एयर ग्लास इंटरफेस पे इंसिडेंट हो रही है ना? तो बताओ किस एंगल पे रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा? तो उसका पहले मुझे ब्रेवेस्टर एंगल निकालना होगा, मतलब आईपी निकालना होगा। तो बताओ ग्लास का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1.5, है कि नहीं? तो यहां पर रखोगे 1.5 इज इक्वल टू tan आईपी। तो यहां पर आईपी कितना होगा? tan इनवर्स 1.5, और tan इनवर्स 1.5 करीब करीब 56 डिग्री के आसपास होता है कि नहीं? मतलब आईपी की वैल्यू नियरली इक्वल टू 56 डिग्री होगा। ठीक है कि नहीं है? तो मतलब इतने एंगल पे अगर ग्लास एयर इंटरफेस पे इंसिडेंट हुआ वो अनपोलराइज्ड लाइट, तो जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगा दैट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। इज इट क्लियर? तो किसी भी इंटरफेस का अगर आपको वो पोलराइजिंग एंगल निकालना है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का tan इनवर्स कर दो, वो होगा आपका पोलराइजिंग एंगल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर अपना खत्म होता है आपका पार्ट 3, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमने तीनों पार्ट खत्म किए इस पूरे वेव ऑप्टिक्स के, ठीक है, जहां पर इसका पूरा क्विकली हमने इसका रिवीजन किया। तो आप लोग इस पूरे रिवीजन को देखना
उसके बाद आप लोग एग्जाम्पलर क्वेश्चन को देखना, तो उसमें बहुत अच्छा आपको कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। एंड लास्ट में बस मैं आपसे यही कहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। मतलब यहां पर जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए फ्री ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है, ठीक है। मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स हो जो हिंदी मीडियम के हो, उनको सजेस्ट करें इस चैनल को लेकर के, ताकि उनको बेनिफिट मिल पाए। इज इट क्लियर? एंड लास्ट में बस मैं यही कहूंगा आपसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।